प्रस्तुति प्रबंधन अंकुर काशीकर, प्रस्तुति समन्वयक श्रीमती शशि काशीकर और इस नाटक की परिकल्पना और निर्देशन किया है श्री वसंत काशीकर ने। प्रस्तुत है नाटक दोषी कौन। माधव, ये क्या? तुमने ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल वाला सीधे पत्री तैयार कर दिया? मुझे ड्राफ्ट तक नहीं दिखाया? नो, मैं साइन नहीं करूंगा। क्यों सर? Anything wrong? What wrong? हाँ? What wrong? It is a blunder. मैं राज्य मंत्री हूँ और तुमने कैबिनेट मंत्री लिख रखा है। कल के कैबिनेट एक्सपेंशन में आप कैबिनेट मंत्री हो ही रहे हैं, और जब तक ये लेटर पहुंचेगा आप कैबिनेट मंत्री बन चुके होंगे। Don't give me that silly logic. आज मैं क्या हूँ? माधव, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर और लोग क्या करेंगे? Get this changed. ठीक है, बदल देता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था, इससे लेटर का वजन बढ़ेगा। After all, resignation carries a weight. मानता हूँ, लेकिन मैं इसकी लिबर्टी लेना पसंद नहीं करता। माधव, हमें अपने काम से जनता के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए। आज की तारीख में मैं कैबिनेट मंत्री नहीं हूँ, and that's all. ठीक है, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। हाँ प्रियंका, बोलो। देखो, तुम्हें मुझे बार-बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर भगवती मेरे गुरु हैं और वो ये जानते हैं कि उनका प्रिय शिष्य डॉक्टर जयंत मानस एक राज्य मंत्री है, और अगर आज मैं उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं जा पा रहा हूं तो जरूर कोई कारण है। अरे तुम जानते हो कि मेरा आज के दिन जनता से मुलाकात का दिन होता है, और आज के दिन में अपने ऑफिस से उपस्थित नहीं रह सकता हूं। दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। हाँ, इसलिए प्लीज तुम उन्हें रिसीव कर लेना। After all, you are my better half. प्लेन ठीक 8 बजे आ जाता तुम पहुंच जाओ। हाँ, you don't worry. विजिटिंग आवर्स खत्म होते ही मैं सीधे घर आऊंगा। No any further appointment. Okay? सर, ये मुलाकातियों की लिस्ट। पहले कौन है? शंभुनाथ। ठीक है, बुला। मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते। शंभुनाथ जी, यहाँ पधारिए। अरे, ये गांधी जी की तस्वीर तो टेढ़ी है। कल सीधी करवा दूंगा। कल क्यों? मैं सीधी किए देता हूँ, इसमें टाइम कितना लगा? हाँ, वाह। अब कम से कम आपके दफ्तर में तो सारी चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं? जी बताएं, आपकी क्या सेवा की जाए? जरा जल्दी कीजिए, और भी मुलाकाती इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बाहर कोई नहीं है, मैं अकेला। क्या? यहाँ के बाद और 6 लोग हैं। अच्छा, वो रजिस्टर में लिखे होंगे ना? बाहर कोई नहीं। क्या? कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ। तो कोई नहीं, चीफ गैर जिम्मेदार होंगे, मंत्री क्या हमें अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते? देखो, सारे नाम तो मैं नहीं लिख पाता। क्या? ये नाम आपने लिखाए थे? मतलब ये नाम बोगस है? मेरे को जो बात करनी थी ना, वो थोड़ी चंद मिनटों में हो नहीं सकती थी। How dare you? आपने नाम कैसे रखा है? आप किसी एसएमएस ऑफिस में नहीं आए, एक मंत्री के कार्यालय में आए। आप यहाँ क्या कोई कहानी सुनाने आए हैं? देखिए, आप वाकई उधर-उधर की बातें करके बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। प्लीज स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। आप कौन है? मुझे परिचय हो सकता है? यही जानने के लिए आए आप यहाँ? नहीं, मतलब डॉक्टर है। हाँ, ये डॉक्टर है, डॉक्टर प्रदीप माथुर, और ये भी मेरे साथ अहमदनगर सिटी हॉस्पिटल में काम करते थे। नहीं, मुझे ये पता है कि आप अहमदनगर के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, हृदय रोग का ऑपरेशन किया करते थे, तो ये भी आपके साथ वहाँ ऑपरेशन करते थे? नहीं, ये वहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर थे और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इंचार्ज। अब आपकी जानकारी पूरी हो गई है तो मुद्दे की बात पर आया जाए।
अच्छा, जैसे आप यहाँ जब आए तो आपने उनको अपने साथ लिया? नहीं, मैं इन्हें नहीं लेता है। सरकार ने इन्हें की काबिलियत को देख परख कर काम सौंपा है, जिसे ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपको क्या चाहिए? नहीं, मतलब मेरे को जो बात कहनी है वो मतलब सीधे कह दो। बिल्कुल सीधे, बिना किसी लाग लपेट के। इनके सामने? हाँ, इनके सामने। ठीक है, आप अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दीजिए, आपको इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। यही कहने के लिए आए हैं आप? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे। अब आप जा सकते हैं प्लीज। देखिए, आप मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। माथुर ने संभालो, दूसरे को भेजो। महोदय चलिए, तशरीफ ले जाइए, यहाँ से चलिए। नहीं, आप इस तरह से पीछे नहीं आ सकते हमसे। हम बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आपसे पेश आ रहे हैं, जिसके काबिल आप बिल्कुल नहीं है। चलिए उठिए। मैं आपसे एक बात फिर से कह रहा हूँ कि एक सम्मानीय नागरिक से बात करने का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकारी वक्त जाया करने के जुर्म में आप पर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए चुपचाप चलते बनिए। क्या आप बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे? मैं दोबारा आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपने सम्मान को बनाए रखने में हमारी मदद करें। अपनी इज्जत से ऐसी कोई स्थिति पैदा न करें कि आपका सम्मान वाकई मिट्टी में मिल जाए। आप अपमान कर रहे हैं मेरा? अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। मैं मजबूर कर रहा हूँ आपको? बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं। अब आपसे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या सिक्योरिटी को बुलाऊं? अच्छा, सिक्योरिटी को बुलाइए सिक्योरिटी को। आप लोगों की टेक्निक से मैं बहुत वाकिफ हूँ। आज भोग भी लूं, बुलाओ और बुलाकर मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। पब्लिसिटी स्टंट तो किसी के साथ लेकर आए हैं? आज तक, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत या जी न्यूज? शट अप! क्या समझते हैं आप कि मैं विरोधियों का एजेंट हूँ? आप में और आपके विरोधियों में कोई अंतर नहीं है। आप सांपनाथ हैं तो वो नागनाथ है। मैं तो ये देखने आया था कि इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त, इतनी वैज्ञानिक एजुकेशन प्राप्त लोग और डॉक्टरी जैसे पेशे से आप सिस्टम में यहाँ इतनी ऊंचाइयों तक आए हैं, तो आप लोगों के अंदर आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी रैशनैलिटी, आपका कॉन्शियस बाकी है या सब वही मिल के मशीन के पुर्जों में बदल चुके हैं? कुछ बहुत बड़े और कुछ नट बोल्ट के जैसे छोटे छोटे। देखिए, ये 6 बजे से 8 बजे तक का जो समय है ना, 2 घंटे का, ये हम विजिटर्स का है अपने मंत्री से मिलने का, और आप इसमें हमें नहीं रोक सकते। और चूंकि कोई और नहीं है तो इसलिए ये पूरे 2 घंटे मेरे, और मैं यहाँ रुककर बात करूंगा। तो मैं यहाँ गप्पू लगाने नहीं आया, ना कोई पर्सनल बात करने आया। और जो मैंने इनके इस्तीफे के बारे में आपसे बात कही है ना, वो बहुत सोच समझ कर कही है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। कौन है मतलब क्या है आप? कॉर्पोरेटर, एमपी, एमएलए क्या है? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। तो किसी पब्लिक कमेटी, सिटीजन काउंसिल या ग्रीवेंस रेड्रेसल फोरम के प्रतिनिधि? अच्छा, आप ये जानना चाहते कि मैं कितना वजनदार आदमी हूँ? मतलब मेरे से आपको कल क्या फायदा हो सकता है? तो इस मामले में आपको मायूस होना पड़ेगा, तो मैं बहुत ही निहायत मामूली और एक औसत इंसान। देखिए, आप जरा सीधे साधे शब्दों में समझाएं जो हमारी समझ में आए। कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा? दरअसल मालूम प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ एक बहुत छोटा सा सीधा साधा आदमी। मेरी कोई FIR नहीं है। किसी स्कैम में, किसी स्कैंडल में मेरा कभी कोई नाम नहीं आया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म के जितने भी अवार्ड होते ना, उन सब बस मुझसे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। हिंदुस्तान के गांव, शहर, कस्बों में घूमती हुई सैकड़ों, हजारों, लाखों की जनता के बीच से एक अदना सा, छोटा सा आम इंसान हूँ मैं। वाह, क्या सीधा साधा परिचय दिया। एक मिनट माधव, ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि आप एक आम इंसान हैं। आपने से बताया कि आपके खिलाफ किसी किस्म के अपराध का कोई आरोप नहीं? बहुत सुंदर। तो आप कभी विदेश में नहीं गए? नहीं, मैं नेपाल में नहीं गया, मैं विशुद्ध स्थानीय हूँ। बहुत अच्छे। और महोदय, आप ये चाहते हैं कि मैं त्याग पत्र दे दूं? मैं ठीक समझ रहा हूँ आपको। वाह, क्या दिलचस्प विचार है। मैं गौर करूंगा इस बात। फिलहाल ये बताने में कष्ट करिए कि ये विचार आपको से आने शुरू हुए? अभी कुछ समय से। आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? यानी कि आप दिन भर अपना काम करते रहते हैं और आपके दिमाग में यही सब बातें गूंजती रहती है और इतनी गूंजती है कि सिर दर्द देने लगता है। ओह, सिर दर्द? जी। ओह माय गॉड। यानी कि आप अपना काम कर रहे होते हैं और दिन भर आपके दिमाग में यही बातें घूमती रहती हैं। डॉक्टर मानस, अपने उस असिस्टेंट को रोकिए। वो पागल खाने फोन कर रहा है, उसकी बेवकूफी से यहाँ एक सीन खड़ा हो जाएगा और आपको बेवजह शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो पागलपन के ही लक्षण है। सर, मैं फोन कर रहा हूँ। माता प्लीज कुछ देर के लिए चुप। डॉक्टर मानस, मैं ये सोचकर आया था कि कम से कम आप एक समझदार इंसान हैं, वरना मैं अदालत जाता और वहीं से आपसे जवाब तलब करता।
लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे सीधे सीधे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। धन्यवाद जो आपने ऐसा समझा। मैं समझ सकता हूँ, जरूर हमारे मंत्रालय के किसी मुलाजिम ने आपके साथ कोई बहुत बड़ी नाइंसाफी की है जिससे आपको ठेस पहुंची है, और इसीलिए आप मानते हैं कि मुझे अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझको ठेस पहुंचाना आसान काम नहीं है। आपके साथ नहीं तो आपके किसी सगे संबंधी के साथ ऐसा हुआ होगा। निश्चित नहीं, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा उसके खिलाफ। देखिए, बेबाकी से कहूँ तो मुद्दा केवल एक है कि आपको यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, आप यहाँ से जाइए। अच्छा, आपके हिसाब से मेरे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं? जी नहीं। लेकिन क्यों? आपको यहाँ आने से पहले हार्ट का ऑपरेशन किया करते थे ना, तो आप वापस उस पेशे में लौट कर जा सकते हैं, क्या संभव है? महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आज भी डॉक्टर हूँ। छुरी कैंची अब तक छोड़ी नहीं है मैंने। अच्छा, मुझे पता है, हफ्ते में एक ऑपरेशन करते हैं, मंगलवार के मंगलवार। हाथ साफ करने के लिए ये बहुत कम है, अभ्यास करने के लिए रोज ऑपरेशन करना जरूरी होता है। आपका मतलब समझ रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आर्टिकल तो पुराना है, पेपर पीला पड़ गया। इसमें आपको स्पेशलिस्ट हार्ट सर्जन बताया गया है, काफी तारीफ छपी। थोरेसिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट, देखिए फोटो भी है, और ये तब किया जब आपको राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था। देखिए, अरे हाँ, मात्र इसमें तो तुम नहीं हो। कहाँ? ये यहाँ उस वक्त मैं दाढ़ी नहीं रखता था। अच्छा, ओह, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया था। उस वक्त मैं जवान और खूबसूरत हुआ करता था। अच्छा, आप समझ में आया क्या समझ में आया? कि इसमें आपकी भी अच्छी खासी भागीदारी है। बिल्कुल। अरे डॉक्टर मानस को राष्ट्रीय सम्मान मिलने से सिर्फ 2 साल पहले मैंने कार्डियोलॉजी सेंटर ज्वाइन किया था। उस वक्त दिन में 3-3 ऑपरेशन किया करते थे हम। यही तो इसमें लिखा है, डॉक्टर मानस दिन भर ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं आ पाते। सच, 100% सच। डॉक्टर मानस, इनका कहना एकदम सही है। आप जैसे काबिल डॉक्टर का इस तरह समय गुजारना वाकई शर्म की बात है। आपके लिए भी मानता हूं, लेकिन अब पीछे लौटना मुश्किल है। देख रहे हो डॉक्टर मानस, लोग आपको अब भी नहीं भूले। बहुत बड़ी बात है ये। वो भी क्या दिन थे। सच, कभी कभी बहुत मिस करता हूँ उन दिनों। उस सेंटर के लिए क्या नहीं किया हमने। कितने ही लोगों को मरघट की आग और कब्र के अंधेरों से बाहर खींच निकाला है। धन्यवाद, वाकई बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं होता कि आज के दिन में भी कोई दूसरे की जिंदगी में इस कदर दिलचस्पी रख सकता है, और अखबार की कतरनों को इस कदर संभाल कर रखना इट्स सिंपली कमेंडेबल। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल वो आदमी नहीं हूं। तरस आता है तुम पर। तरस की बात नहीं है, तब खून ही और धमनियों में जिस रफ्तार से तब वो दौड़ा करता था, वो अब कहाँ। अपनी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो लाली, जो ऊष्मा, जो आवेग कब उनमें था, उसे चाहकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए तो मैं यहाँ आया। अब तो प्लास्टिक जैसी नालियों का कुछ जाल है जिनसे ऊपर खारा लाल पानी गुजरता है। नहीं सच है दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारी यादें ताज़ा की। कभी फुर्सत में रहे तो फिर आइएगा, साथ में लंच करेंगे और पुराने दिनों की बातें याद करेंगे। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पर अनजाने में अगर मेरे व्यवहार से कोई ठेस पहुंची तो माफी चाहता हूं, नाराज मत होइएगा। बस ये समझिए कि यहाँ पर हम सब आपके दोस्त हैं। ये अखबार की कतरन आप मुझे दे सकते हैं कुछ दिनों के नहीं, लिए? ये मेरी नहीं है। आपकी नहीं है, फिर किनकी है? नहीं, ये एक आदमी की है जो हमारे साथ नहीं है। ये हमारे मरीजों में से कोई था क्या? नहीं, एक पत्रकार। पत्रकार? कहीं वो तो नहीं जिसने डॉक्टर मानस के ऊपर एक सुपर्ब लेख लिखा था? इसने जो आर्टिकल 10 साल पहले लिखा था ना, इस पत्रकार का वो आर्टिकल कभी छपा ही नहीं। डॉक्टर मानस को तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आपको तो आ रहा है। मुझे? अरे जो कभी छपा ही नहीं उसे पढ़ूंगा, और जो कभी देखा पढ़ा नहीं वो याद कैसे रहेगा? अच्छा, शिवरात्रि। अरे आपसे कहा ना डॉक्टर मानस को कुछ भी याद नहीं, आप फिर भी यहाँ से जहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आज रात आपका यही डेरा जमाने का इरादा है क्या? अरे कुछ असर ही नहीं होता आप पर तो। भाकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, वो मरा नहीं है, लेकिन जिंदा भी नहीं है। मतलब क्या मैं इसको कोई मदद कर सकता हूँ? शराब में गुम हो गया है। नाम तो कोई सुना हुआ सा लगता है। तो इसलिए आए यहाँ पे। आपको पता है कि उसने मेडिकल
इसलिए आपने वो आर्टिकल नहीं छपने दिया। उसमें कोई खामी नहीं होती तो छप जाने देते। प्रभाकर, ओ प्रभाकर, अब याद आया। प्रभाकर माधव, तुम घर जाओ, ये हमारे बीच की बातें हैं। ठीक है डॉक्टर मानस, अगर आप कहें तो। माधव, मैंने कह दिया ना कि तुम घर जाओगे। लेकिन यदि ये वही प्रवीण माथुर है जो हाँ, ये वही डॉक्टर प्रवीण माथुर है, लेकिन अब ये घर जाएंगे और हम यहाँ आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन यदि ये वही प्रवीण माथुर है जो आपके साथ ऑपरेशन में शामिल हुआ करते थे तो इनका यहाँ रहना जरूरी है। इनके बिना चर्चा नहीं हो सकती। डॉक्टर मानस, अगर आप कहें। माधव, गेट आउट, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्रवीण माथुर से बात करना जरूरी है। आप दोनों से साइमल्टेनियसली बात हो सकती है। इस चर्चा से आप दोनों का संबंध है। डॉक्टर माथुर कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ किसका आदेश चल रहा है? मेरा या आपका? माधव, यू मे गो। झेलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है। देख रहे हैं, कोई चाहे मुझे ये समझ नहीं आता, हम तो झेल क्यों रहे हैं? बताया इसे अपने सर पे चढ़ा दो, इसे तूल क्यों दे रहे हैं हम? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों कोई ऑप्शन नहीं है? भले मारा उठिए और चलिए, मुझे ऑफिस बंद करना है। विजिटिंग आवर चल रहे हैं, तब तक बंद नहीं कर सकते आप। ये मुझे आपसे नहीं जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। कहाँ है? घर में है? ये क्यों टंगी है यहाँ पे? सजावट के लिए है? ये किसका है? ये टेबल, ये लैपटॉप, ये सब कुछ, ये किसका? हमारा है। अरे हम हैं तो आप लोग यहाँ हैं, और अपने विजिटिंग आवर में अपने प्रतिनिधि से मिलना हमारा हक है। समझे मिस्टर माथुर? वाह, अच्छा बोल लेते हैं आप। हाँ। शब्दों का अच्छा जाल बोल लेते हैं। पसंद नहीं आया, क्योंकि जो लोग हमेशा बोलते रहते ना, उनको हम लोगों का बोलना पसंद नहीं आता, सुनना नहीं जानते हो। दूसरी तरह से कहूं, आपको जब अपनी जनता से मिलने की इच्छा होती है, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप मिल लेते हैं, और हम लोगों की बात आपके गुरुदेव आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। वो फ्लास्क में गर्म पानी है। मैं क्या करूं? अमूल्य वचन भेंट करते चलो। तो जो प्रभाकर था उसने अपने आर्टिकल में यही लिखा था ना कि मुकुंदन की बीवी से आपने ये कहते हुए मुकुंदन का ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि आप लाशों का ऑपरेशन नहीं करते। मैंने ये नहीं कहा था। ये मुकुंदन की बीवी का बयान। उसकी बीवी का हरिश्चंद्र का अवतार है। अच्छा, ठीक है, उसकी बीवी झूठ बोल रही है, मान लेते हैं, पर आपने मुकुंदन का ऑपरेशन तो नहीं किया ना? बेशक, ये निर्णय लेने का हक है डॉक्टर। मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा ऑपरेशन झेल सकने की शक्ति उसमें है। अच्छा, मुकुंदन बिना सर्जरी के बच सकता था क्या? नहीं, मेरे हिसाब से कोई संभावना नहीं। यानी एक मरीज मौत के मुंह में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक डॉक्टर होने के नाते आप कोई मतलब नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ आपको सुनने में बड़ा अमानवीय और दर्दनाक लगता होगा, लेकिन हम डॉक्टरों के लिए ये रोजमर्रा की बात है। हम जानते हैं कि एक सीमा के बाद हम डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके गुरु डॉक्टर भगवती, उनका तो मानना कुछ और है। वो ये कहते हैं कि किसी मरीज में यदि जीवन की थोड़ी सी भी संभावना बाकी है तो उसकी अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ते रहना। अब हम प्रभाकर का आर्टिकल कोट कर रहे हैं। भावनाओं के बाद में तथ्य का वजन नहीं होता, इसलिए मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। प्रभाकर ने मुझ पर जो आर्टिकल लिखा था उसमें भावनाओं के बाद के अलावा कोई तथ्य नहीं है। लेकिन डॉक्टर भगवती ने तो मुकुंदन का ऑपरेशन किया और उसे बचाया। डॉक्टर भगवती ने मुकुंदन का ऑपरेशन किया और वो बच गया। तो क्या साबित करना चाहते हैं आप इससे? यही कि मैं महारथी डॉक्टर हूं और डॉक्टर भगवती भगवान है। मैं अपनी जगह सही था। डॉक्टर भगवती के हाथों वो बच गया, शायद मेरे हाथों ना बचता। तब क्या प्रभाकर ये आर्टिकल लिख पाता? आपको शायद ये पता होगा कि प्रभाकर उस समय जवान था, जोश में था, पत्रकार था, कॉलेज से नया निकला था। ये उसका पहला आर्टिकल था। उसे कुछ सनसनीखेज चाहिए था जिससे वो खबर नवीसी की दुनिया में अपनी पहचान बना सके। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक बात घुस गई कि चेले ने ऑपरेशन से मना किया और गुरु ने ऑपरेशन करके जान बचाई। असली मुद्दे तक तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसको मुद्दे के और गहराई तक जानना चाहिए, खूब पड़ताल करनी चाहिए। मैंने एक बात तो मानी कि डॉक्टर भगवती आपसे बेहतर सर्जन है। ओके, कह सकते हैं आप, मैं हमेशा से झुकाता रहा हूं उनके सामने। अच्छा,
तो वो आपसे बेहतर सर्जन थे, तो फिर राष्ट्रीय सम्मान आपको क्यों मिला, उनको क्यों नहीं मिला? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उस चुनाव समिति से जाकर पूछिए जो ये तय करती है कि किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए। ओ महोदय, मैंने सम्मान के लिए ना ही कोई नॉमिनेशन भरा था ना ही कोई आवेदन भरा था। देश के सैकड़ों विशेषज्ञों ने हजारों डॉक्टरों के काम की समीक्षा की, उनके काम का मूल्यांकन किया और उन्हें सम्मान के लिए नॉमिनेट किया। मुझे सम्मान के योग्य समझा और सम्मान मुझे दिया गया। इससे ये कहां साबित होता है कि डॉक्टर भगवती या और कोई डॉक्टर अपने सम्मान के योग्य नहीं है? लेकिन उन दिनों राष्ट्रीय सम्मान के नामांकन के दौरान आपकी कार्यशैली में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने में आया। अच्छा, तो आप हमारे साथ काम करते थे? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आप किसी रूप में हमसे जुड़े रहे हो। असिस्टेंट, वार्ड बॉय, मेल नर्स, एनी पोस्ट। आपके अस्पताल के रिकॉर्ड बताते हैं। अस्पताल का रिकॉर्ड वहां तक आप कैसे पहुंचे? माधुर, ये सब क्या चल रहा है? अस्पताल का रिकॉर्ड है पब्लिक लाइब्रेरी। इस सड़क का कोई भी आदमी उस तक पहुंच सकता है। सड़क का कोई भी आदमी क्यों? तो क्या आप अस्पताल में काम करते थे? नहीं, लेकिन आप डॉक्टर हैं, तभी तो इतनी मेडिकल जानकारी है आपको। अरे मैं केवल इस मामले की तफसील तक जानकारी और मैं एंटल सर्जरी का जानकार हूं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। क्या आप बात करते हैं? आपने अभी मुझ पर मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाया है। मेडिकल लापरवाही का बिल्कुल आरोप नहीं लगाया, मैंने आप पर इंसानी लापरवाही का आरोप लगाया है। आपकी डॉक्टरी काबिलियत तो मुझे कोई शक ही नहीं। शिकायत तो है मुझे बस आपकी आदमियत से। मेडिकल रिकॉर्ड केस हिस्ट्री के बारे में होते हैं मिस्टर, डॉक्टरों के चरित्र के बारे में नहीं। ठीक, वो डॉक्टरों के उपयोग के लिए होते हैं। आप वहां क्यों ढूंढने गए? मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलने देखिए मुझे। बोलिए। आप फोरेंसिक वार्ड में ही अपने सारे पेशेंटों को एडमिट करते थे ना? मैं फोरेंसिक वार्ड के जितने भी केस थे ना उनकी हिस्ट्री देख रहा था, तो मैंने एक बात देखी, आपने जिन के भी ऑपरेशन किए ना वो सब लोग बच गए। ओह, नाउ आई गॉट द पॉइंट। तो महोदय, प्रॉब्लम आपको इस बात से है कि उसमें से कुछ मरे क्यों नहीं? मुझे आपकी 100% इस सफलता से ही संदेह है। एग्जैक्टली। दूसरों की सफलता में संदेह? बीमार है आप, मनोरोगी, जाके अपना इलाज कराइए। मैं तो वो कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो आपको 100% सफल बना रहा था। कमाल है, जो सबको साफ साफ दिखाई देता है वो आपको दिखाई नहीं देता। मैंने कुछ और भी देखा। अच्छा, क्या देख? एक सोची समझी कार्यनीति, एक स्ट्रेटेजी थी और हमें नहीं मालूम। बाय द वे, क्या स्ट्रेटेजी थी? आप चुन चुन कर रोगियों का ऑपरेशन करते थे, केवल वो केस लेते थे जो सेफ थे। बहुत कूल। आपको तो जासूस होना चाहिए। अरे जासूस भी बनना चाहता था बचपन में। तो अब आप अपने बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मैं चुन चुन कर रोगी लेता था। राष्ट्रीय सम्मान के नॉमिनेशन की समीक्षा जब चल रही थी ना, उन दिनों आपके काम करने के तरीके को देखकर लगता था जैसे आप पीटी पीएमटी टाइप के किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने चाह रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने की कोई एक स्ट्रेटेजी बना के रखी है आपने। मिस्टर माथुर, नोट्स नहीं ले रहे? आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं मैं। वो मेरी बात कैसे हो गई? लेकिन आप तो समझ नहीं पा रहे। क्या समझ नहीं पाए? यही कि राष्ट्रीय सम्मान नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान डॉक्टर मानस रोगियों का इलाज चुन चुन कर करते थे। इसी तरह और अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे, किसी को बदनाम करने का कानून क्या दंड होता है जानते हैं ना? ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। फिर फौरन माफी मांगी आप मंत्री जी से अपनी इस गंदी हरकत के लिए। आप समझते क्या है? किससे बात कर रहे हैं? किसी स्कूली बच्चे के साथ बात कर रहे हैं? और कोई तथ्य है आपके पास? हाँ, यही तथ्य है कि आप चुन चुन कर रोगियों का ऑपरेशन किया करते थे। कुछ का करते थे और कुछ का छोड़ देते थे। अगर आपका कहना सही है तो ये इतनी छोटी बात नहीं है जो आप ऐसी चुटकी में स्वीकार कर रहे हैं। आपके ऐसा करने से वो सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए जिनका ऑपरेशन करने से आपने इनकार कर दिया। मतलब आप तय करने लगे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। यदि इस बात का आपके पास कोई मुकम्मल जवाब नहीं है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सम्मान के नामांकन के दौरान आगे आपने भगवान का ओहदा हासिल कर लिया और आप तय करने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो वर्षों से इन शरीरों की चीरफाड़ करता रहा, जो मौत की गिरफ्त में होते थे।
कोहनियों तक उसके हाथ खून से रंगे होते थे। एयरोप्लास्टी कोई दांत ड्रिल करने जैसा काम नहीं है। यहाँ आपकी मुख्य धमनी यानी एयरटा जो सूजी हुई है, जैसे खून की कोई थैली फटने को है, उस थैली की दीवारें लगातार पतली होती जा रही है। उस थैली की जगह ये सिंथेटिक थैली लगानी है, लेकिन वो शरीर इस पूरी प्रक्रिया को झेल भी सकता है, नहीं भी झेल सकता है। उसके बाद उस मरते हुए शरीर में जान वापस लानी है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सर्जन हर रोज अपने हर रोगी के साथ रोज जीता है, रोज मरता है। लेकिन ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ सकता हूं। मैं थक चुका था। हाँ, थक चुका था? आप थक चुके थे? क्या? तो क्या एक आदमी को थकने तक का अधिकार है? आदमी को थकने का अधिकार है, लेकिन एक हॉस्पिटल को थकने का अधिकार नहीं है। थक गए थे तो संन्यास ले लेते, किसी स्फूर्तिवान यंग डॉक्टर को अपनी जगह बिठा देते। नहीं ले सकते थे संन्यास। क्यों? क्योंकि कोई और दूसरा डॉक्टर मानस है ही नहीं। बस यही आपकी समझ को पाला मार गया। ओके, डॉक्टर मानस तो आज भी नहीं है उस कार्डियक सेंटर में, मगर वो सेंटर तो आज भी चल रहा है। उस वक्त नहीं चल सकता था। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर मानस थे। इस देश में भी ना सैकड़ों बड़े बड़े लीडर पैदा हो चुके हैं, और उनके रहते हमेशा ही लगता था कि इनके बिना तो भारत देश चल ही नहीं सकता। लेकिन वो सब चले गए, और ये देश तो चल रहा है, और अच्छा खासा चल रहा है। अरे थक चुके थे तो हट जाते। आपके थकने के बावजूद उस हॉस्पिटल में आपके जमे रहने से आप जिन केसेस को छोड़ देते थे, उनको उस छोटे से शहर में कोई दूसरा डॉक्टर चाह कर भी नहीं ले सकता था, क्योंकि वो सीधे सीधे आप जैसे टॉप सर्जन के अधिकार को चुनौती देता होता। ऐसे में कितनी यंग डॉक्टर प्रतिभा हर तमित को कर रहे हैं। मुकुंदन को जब आपने कह दिया कि ये होपलेस केस है, उसे आपने बाहर कर दिया। आपके हॉस्पिटल ने एक मिनट नहीं लगाया, तुरंत पर्ची काटी उसको बरामदे में भेज दिया, जबकि वो कहीं जाने लायक था ही नहीं। वो तो दाद देना चाहिए मुकुंदन की बीवी की, जो तुरंत उसे रेलवे टैक्सी में बिठाकर 200 किलोमीटर दूर डॉक्टर भगवती के पास लेके गए, वहां जहां एन डॉक्टर भगवती के सामने उसका एयरटा फटा। अगर मैं ये मान भी लूं कि मैं कोई मुकम्मल आदमी नहीं, तो आपको संतोष हो जाएगा? मुझे वो सेंटर बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। बस ओवर। क्या बात है, इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार करके बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं डॉक्टर मानस। ये इतना आसान नहीं है। वो तो मुकुंदन की बीवी ने हार नहीं मानी और मुकुंदन का इलाज करा दिया, मगर ऐसे कितने होपलेस केस थे जिन्होंने आपके द्वारा नकारे जाने के बाद हार मान ली और मौत के मुंह में चले गए। मुकुंदन की बीवी ने जब डॉक्टर भगवती से ऑपरेशन करके अपने पति को बचा लिया, तब तक तो आपकी काबिलियत और दूरदर्शिता किसी को शक ही नहीं होता। मगर हो सकता है कि आपके द्वारा होपलेस करा दिए गए वो बाकी केस भी यदि डॉक्टर भगवती जैसे किसी निष्ठावान डॉक्टर के पास जाते तो बच जाते। शायद आपको पता नहीं क्या? डॉक्टर भगवती के हाथों मरने वालों का प्रतिशत हमसे ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वो आप लोगों के जैसे चुन चुन कर रोगी नहीं लेते। ये बातें उन्होंने कही आपसे? ओह आई सी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई रास्ता नहीं बचा हो तो। आपने उन्हें टेलीफोन किया था क्या? नहीं, मैं खुद मिलने गया। क्योंकि आप हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे आ रहे हैं। डॉक्टर भगवती यहाँ आ रहे हैं क्या? ज्यादा नाटक मत कीजिए, आपने ही बुलाया ना उन्हें यहाँ पर। मैं क्या बताऊंगा, मेरा कौन सा अधिकार है भाई? अगर बुलाया नहीं तो क्यों आ रहे हैं? अरे आप उनके शिष्य हो भाई, मंत्री हो इतने बड़े, आ गए होंगे। उस जैसे ऋषि तुल्य संत डॉक्टर के पास मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी घटिया काम करने के लिए जाऊं, मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे गंभीर गंभीर मरीज जिंदगी की आस में उनके सामने कतार लगाए खड़े रहते हैं। इसके बावजूद आप वहां पर गए, अपनी राम कहानी सुनाई और उन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं केवल कुछ सवाल पूछने गया था और बकायदा उन्होंने हर सवाल का मुझे जवाब दिया, और किसी सवाल के जवाब में ये नहीं पूछा कि ये सवाल क्यों पूछ रहा हो, ये सवाल क्यों पूछ रहा हो। वैसे आप करते क्या हैं? लगता है आपके पास फुर्सत है दूसरों की जिंदगी में ताकझाक करने की। आपको क्या मतलब है क्या करता हूँ? बस जानना चाहता हूँ क्या करते हो। अरे इससे फर्क क्या पड़ता है कि मेरा पेशा क्या है? फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। पेशे का सोच से जबरदस्त रिश्ता है। अच्छा, पेशे का सोच से जबरदस्त रिश्ता है, तो मेरी सोच देख ली ना आपने। अब बताओ मेरा पेशा क्या है? मेरा काम है कि आप कुछ पढ़ाते हो, लेकिन पढ़ाते कब होंगे? आप तो मेडिकल रिकॉर्ड की छानबीन करते हैं, डॉक्टर भगवती से मिलने जाते हैं, आपके पास एक पूरी फाइल है शिकायतों का पुलिंदा, तो फिर पढ़ाते कब होंगे? You are a sadist, my dear, not a teacher. अपनी जगह पर जाओ।
डॉक्टर मानस, विडंबना क्या है कि ये जितने भी महत्वपूर्ण पद है ना इस देश में, उन पर वो लोग बैठे हुए हैं जो इसके काबिल नहीं है, और जिन चंद पदों पर कुछ काबिल लोग बैठे हुए हैं वो सुनने समझने का धैर्य हो चुके हैं। माफ कीजिए, बहुत वक्त खराब किया आप लोगों का, मैं जाता हूं। देखिए, बुरा मत मानिए। ऐसी स्थिति में कभी कभी हम सब अपना आपा खो बैठे। ये सच नहीं है, मैं मानता हूं। इससे निपटने के लिए जो आत्मनियंत्रण हमें चाहिए वो शायद ही हमें से किसी के पास। आपने भी तो आगे सब क्या कहा था मुझसे? आपको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। डू यू रियलाइज कि कितना रूड है? कभी सोचा है आपने? आपने मुझे इस पद पर अपॉइंट नहीं किया, फिर भी कहा क्यों? किस अधिकार से? और वो कार्डियोलॉजी सेंटर, वो कार्डियोलॉजी सेंटर मेरी जिंदगी की कमाई है, मेरा अन्य जल प्राण है। किसी ने नहीं सोचा था कि उस छोटे से शहर में इतना बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर संभव है। आपको तो केवल गुंजन की कहानी मालूम है, लेकिन क्या आपको यह भी मालूम है कि मेरा पहला पेशेंट कौन था? मेरी पत्नी, वो औरत जो मेरे हाथों अपना ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई। उसके 8 साल बाद मुझे भी दिल का दौरा पड़ा। क्यों? आराम की जिंदगी बसर करने के कारण। सेंटर में काम करने वाले बाकी लोगों से बात किया था? मेरे को सब पता है, इन सब बातों को उल्लेख आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं सुलह कर लूं आपसे? सुलह मैं चाहूंगा। किस लिए? आप अपनी समझ, अपना मत बनाए रखिए, स्वतंत्र है आप, लेकिन सिर्फ अपनी टोन तो सुधारिए। आपकी आक्रामक तेवर हमें जबरदस्ती नैतिक कटघरे में खड़े करने के लिए, आपके भावुक सवाल, पेचीदे तर्क, ये सब ठीक नहीं है। नैतिकता के हवाई घोड़े से जमीन पर उतरिए, जहां पे हार्ड मास के इंसान रहते हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। सभी चीजें सफेद और काली नहीं होती, उनमें हजारों शेड्स होते हैं। परिस्थितियां जटिल और भ्रामक हैं। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि आपका सोचना ही सही और परफेक्ट है, तो फिर तो हो गया काम। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई, मैं तो मंत्री हूं नहीं। मंत्री तो आप हैं। अपने दिलो दिमाग पर छाई भावुकता की चादर को हटाइए, फिर देखिए वास्तविकता साफ साफ नजर आने लगेगी। श्रेय चाहिए। अरे ये आदमी तो मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ाकर ही दब गया। हर बात को टेंगा सा निकालता है। क्या करें? निकल जाए यहाँ से। मैं सोचता हूं कि ये जो आपकी हालत हो गई थी ना, इसलिए आपके पास प्रकृति ने चेतावनी के रूप में आपके पास एक संदेश भेजा था। प्रभाकर के रूप में एक यंग नौजवान रिसर्च स्टूडेंट पत्रकारिता का एमफिल कर रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीद थी, जोश था। आपकी सारी इन मिशनरी झील का वो तो दीवाना था, फैन था बहुत बड़ा। आप में आर्टिकल लिखना चाहता था और आपके पास आपके इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल आया भी। रात देर तक वो रुका, लेकिन उसकी मुलाकात हुई मुकुंदन की पत्नी शिवानी से, जो एम्स से अपने पति का इलाज कराकर लौटने के बाद सीधे आपके हॉस्पिटल पहुंची थी। और तब उसकी आंख के सामने एक नए सच का रहस्य उद्घाटन हुआ और उसने एक खुली चिट्ठी के रूप में एक आर्टिकल लिखा आपको, और छपने से पहले उसूलन उसने आपके पास भेजा। और आपने क्या किया उसका? क्या किया हमने? आप तो थे ना वहां, आप बताइए क्या किया उसने? मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन जरा सुनो तो, उसने क्या उल्टी सीधी सुनाया आपको? उसने मुझे वो आर्टिकल पढ़ने दिया। अरे वो जिस किसी मिट्टी का बना होता ना, लेकिन कोई अहमियत नहीं देता था उसे। अरे अनुभव तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अहंकार। बहरहाल आपका प्रभाकर से क्या संबंध है? मुझे ना निजी रिश्ते में वो कुछ नहीं है, मगर मानवीय रिश्ते में बहुत कुछ बर्बाद कर दिया आपने उसे। सुना है वो कमरे को गया है। जब ये सारी बातें उसने आपको बताई तब वो होशाबाज में तो था ना? उसने ये आर्टिकल दिया मुझे और बोला छपने नहीं दिया। मैं संपादक के पास गया और मैंने कहा कि आर्टिकल क्यों नहीं छापा। तो संपादक बोला कि उस पर ऊपर से दबाव आया था ना छापने का। और आप कहते क्या अंदर साफ क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने धमकी दी कि वो आर्टिकल नहीं छपना चाहिए। मैंने कहा
मगर आपके चाहने वाले तो हो सकते हैं, आपके बहुत सारे शुभ चिंतक होते हैं, उनमें से किसी ने कर दिया होगा ये काम, और आपके केस में ये काम किया जन कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने। मैंने तो नहीं किया ना, धन्यवाद। विडंबना जन ये कल्याण है, विभाग के अफसर से त्याग पत्र ले लिया आपने? विडंबना ये है कि वो आर्टिकल आपके सिवा और किसी ने देखा ही नहीं था। एक अखबार में सैकड़ों लोग काम करते हैं। प्रभाकर वो आर्टिकल अपने घर ले गया था, 2 हफ्ते तक उसने अपने पास रखा था, उसे इंप्रूव किया था, और उसके बाद जब वो संपादक के पास मिलने गया तो वहां तो बमबारी हो चुकी थी। वो आपका जन कल्याण विभाग का ऑफिसर था ना, दवा था आपके एहसान तले, ऑपरेशन किया था आपने, उसको जान बचाई, ऐसा वो समझता था। जब आपने पूरी बातें उसको बताई तो उसने संपादक को फोन किया और उससे बोला, अरे क्या कर रहे हो, ये आर्टिकल छप गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिलेगा, और यदि राष्ट्रीय सम्मान मिल गया तो शहर की प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाएंगे, राजकीय और वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। बस इतना काफी था प्रभाकर के उस आर्टिकल को षड्यंत्र साबित करने के लिए, और प्रभाकर को एक शैतान साबित करने के लिए। प्रभाकर शराब पीता था, इस बात के लिए उसे किसने कन्विंस किया उसको? मिस्टर मानस आपने या मिस्टर माथुर आपने? ये बातें तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। आपके दफ्तर से एक फोन गया था संपादक के पास, और उसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा घटिया काम करने की मैं सोच भी नहीं सकता। मिस्टर माथुर आप ये प्रभाकर को कितने दिनों से जानते हैं? 6 महीने से। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि वो शराबी हो गया था। एक दिन नशे में धुत हमारे ऑफिस में घुस आया था। नशे में धुत आपके ऑफिस में घुस आया था, ठीक? क्या ठीक? बिल्कुल, नशे में लड़खड़ा रहा था वो। मुझे कुछ याद आ रहा है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप चुप रहिए। बिल्कुल। माधव तुमने किसके कहने पे ऐसा किया? अरे मैंने क्या किया है? तो समझाना मुश्किल। अरे समझा दो ना। प्रभाकर ऑफिस से बाहर था, इसमें क्या समझाना है? तो मानस कुछ बताइए ना, याद आ रहा है कुछ? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे कैसे पूछा याद नहीं? उनसे पूछिए, उन्हें कुछ याद नहीं। दोनों एक साथ बोल दो, मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? उन्हें कुछ याद नहीं है, आप उनसे पूछिए। मुझे 5 साल पहले की कोई बात याद नहीं। अच्छा, वो आया था हॉस्पिटल कि नहीं आया? देखिए, आपको शक क्यों हो रहा है? इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उसके हाथ में पट्टी बंधी थी। क्या हाथ में पट्टी बंधी थी? क्यों हाथ में पट्टी बंधी थी? तो मुझसे क्या चाहते हैं? हाथ में पट्टी बंधी थी? हाँ, पट्टी बंधी थी। फिर झूठ बोलने की आदत होती है, लेकिन आपकी तो कोई आदत नहीं है मिस्टर माथुर। ये देखिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस उस समय का, साफ साबित होता है वो शराब नहीं पीता था। अरे अब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले कब से सर्टिफिकेट देने लगे लोगों के शराब छोड़ने का? क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप? अरे समझ तरस आता आपकी समझ में। ये क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप? वो कुछ नहीं सुन रहे। क्यों, वो आपके काम से सुनते हैं क्या? मैं आप लोगों की बेतुकी बातों में नहीं पड़ना नहीं चाहता। सुनाई दे रहा? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा। ठीक, मैं बुलाता हूँ प्रभाकर। अब बुला। हेलो, हाँ प्रभाकर, कैसे हो? अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारा पीला कमीज है ना, उसके ऊपर एक एड्रेस रखा हुआ, उसको निकाल के रखो, टैक्सी पकड़कर सीधे मंत्रालय जाओ, राज्य मंत्री के चैम्बर में। हाँ बुला। उसको किसने पूछा बुलाया? उससे पूछ के नहीं, उसका नाम लिखा रजिस्टर में, अपॉइंटमेंट है उसका। कुछ तो शर्म कीजिए, सारे झूठे नाम लिख रखे हैं आपने। हम जितनी भद्रता से पेश आ रहे हैं, आप उतनी अभद्रता पे उतरे जा रहे हैं। अरे काल पात्र स्थान किसी चीज का ख्याल है? हाँ, सब कुछ का ख्याल है। काल आजादी के 7 दशक बाद 8वें दशक की एक शाम, स्थान जन सेवा का सर्वोच्च केंद्र, एक मंत्री का कार्यालय, बात एक मंत्री, एक नौकरशाह और न्याय चाहने वाली इकाई जनता का एक अदना सा नागरिक। क्यों, सही है? मतलब आप भी कभी गलत हो सकते हैं। ये भद्रता है क्या? भद्रता सारी मर्यादा को तोड़ने में, उन्हें तहस नहस करने में जिसे डिस्को जैसा वैश्य आनंद आता है, वो मुझसे पूछ रहा है ये भद्रता है क्या भद्रता? अच्छा, आप हमेशा इतना श्योर कैसे रहते हैं कि जो करते हैं सही नहीं करते? क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले अपने आप से चिरह करता हूं, और ये खुद से तय करता हूं कि जो काम भी मैं कर रहा हूं वो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और अंततः
पूरे विश्व के हित में है या नहीं। और जब मैं पूरी तरह से तय कर लेता हूं कि यह समाज, राष्ट्र, सबके हित में है, तभी मैं उस काम को अपने हाथ में लेता हूं। वाह, क्या कठिन काम चला है मेरा ही यार। काम कठिन है इसलिए करने योग्य है। अच्छा, क्या हम पहले कभी कहीं मिल चुके हैं? हाँ, आपके हॉस्पिटल का जो फायर है उसमें बहुत बड़ी बड़ी आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। उसमें से एक तस्वीर आपकी भी लिफ्ट के एंड पर। मैं एक बार ना दूर से खड़ा होकर उस तस्वीर को देखते हुए सोच रहा था कि क्या तस्वीर को देखकर ये अंदाज लगाया जा सकता है कि इसके पीछे जो आदमी है कैसा है। अच्छा, आप मुझसे नहीं मेरी तस्वीर से मिल चुके हैं? नहीं, उसी समय आप वहां से गुजरे और अपनी तस्वीर को देखकर अचानक टिकट कर रुक गए, क्योंकि आपकी तस्वीर थोड़ी सी तिरछी थी और आपने उसे सीधा कर दिया। तो क्या मैं किसी और को बुलाता उसको सीधा करने के लिए? नहीं, ये तो काफी बेवकूफी भरा लगता, इसलिए तो मैंने खुद सीधी कर ली। औरों की नजर बचाकर। मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? मैं शायद कुछ नहीं करता हूं। मैं हूं कौन? कोई बड़ा नेता हूं क्या, या कोई बहुत बड़ा कलाकार या 30 बार का? और फिर इंसान की जिंदगी में तो हमेशा बदलाव चलते रहते हैं, और ये बदलाव सही दिशा में होने जरूरी भी। तो अब किसी इंसान ने यदि कोई खो गया है तो क्या करेंगे? उसकी तस्वीर को उतार कर फेंक देंगे? वाह, बहुत दूर की सोचते हैं आप। अद्भुत दिव्य दृष्टि। अरे आपके मुताबिक तो किसी महान व्यक्ति की कोई तस्वीर, कोई मूर्ति कहीं लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि संत भी 100% पूर्ण नहीं होते। अरे मनुष्य होने के नाते थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ कमजोरी तो रह ही जाती है। कमजोरी और नियम की खोट में फर्क होता है मिस्टर माथुर। वाह, मुद्दा अच्छा है, क्लासिक बहस का। किसी दिन समय निकाल कर आइए, जमकर बहस करेंगे, मजा आएगा। खैर, आपका प्रभाकर तो अभी तक आया ही नहीं, अब क्या किया जाए? इंतजार करते। बकवास, घंटे भर से हमारा समय खराब कर रहा है। अरे शिकन तक नहीं आपके चेहरे पर। हम क्यों कर रहे हैं उसका इंतजार? 8 सालों तक सोने का उसका जमीन जाएगा कि चलो तो कुछ करना चाहिए। उसे कुछ नहीं करना, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसे यहाँ बुलाया क्यों गया है। तो क्या रॉक काटने के लिए बुलाया उसने यहाँ रॉक पे? काटने के लिए नहीं, एक रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए बुलाया। और एक और रहस्य, अब इतना काफी नहीं था क्या? मैं आप दोनों के सामने उससे एक सवाल पूछूंगा ताकि दबी ढकी बातों का कोई सिरा तो मिले। आपको देखकर मुझे अपने बचपन के एक हकीम साहब की याद आ रही है। वो रोगियों का इलाज करने से ज्यादा उन्हें डांटने फटकारने में मजा लेते थे। मुझे याद आ रही है एक शख्स की, उसे दुनिया की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता था, बस जिंदगी भर ढूंढ ढूंढ कर चींटियों को चीनी खिलाया करता था, उनकी बागियों में ले जाकर। इस दुनिया में किसको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, इससे उसका कोई नाता नहीं था। वो अंदर से एकदम साफ था, एकदम शफ़ाफ। कभी कभी तो मुझे शक भी होता था कि इसके अंदर आत्मा है भी या ये महादुष्ट है। एक दिन मैंने जाकर उससे ये बात साफ साफ कह दी। जानते हैं वो आदमी कौन था? मेरा पिता। आपने वाकई अपने पिता से ऐसा कहा? सोचिए सोचिए, किस मिट्टी का बना ये आदमी? हजारों जिंदगियां तहस नहस तबाह हो रही है उसकी आंखों के सामने, और वो चींटियों को दाना खिलाने में मस्त है। मीरा और तुलसी के भजन से उसकी सुबह होती थी और दिन का अंत होता था उसका गीता पाठ के साथ बिस्तर में। दुनिया के दुख तकलीफ से उसे कोई मतलब नहीं था। अपने चारों तरफ जो अन्यायपूर्ण और गलत घटित हो रहा है, उन सबसे आंखें मूंद कर, नजरअंदाज कर उसे कोई ईश्वर से नाता जोड़ सकता है? नहीं। अरे ऐसे में धर्म नहीं अभीर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका तो आवेश ठीक नहीं। क्या मतलब ऐसी ईमानदारी का? वैयक्तिक ईमानदारी, निजी जीवन में एकदम पाप साफ होना, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे जीना कि दुनिया की कोई दुख तकलीफ, इस दुनिया जहां का कोई प्रॉब्लम मुझे गलती से छू न जाए, मुझे छू न जाए। मैं जब इसे देखता हूं ना तो मेरी आंखें रहने लगती है, मुझको उल्टी होने लगती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं, ये प्रभाकर के पहल करने पर ही ना? अरे प्रभाकर पहल करने लायक बचा कहाँ, मार दिया उसकी खुददारी को, उसकी चेतना को
को मारने या उसके षड्यंत्र पे किसी देश की संसद में कोई कानून नहीं है। अन्यथा ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद आप मंत्री पद पर शोभायमान हैं। शंभुनाथ जी, अपने आप को संभालिए, सेहत पर असर पड़ सकता है। यूं छोटी छोटी बातों पर सीरियस नहीं होगा करते। एक नौजवान पत्रकार मौत के मुंह में जा रहा, आपके लिए छोटी बात है? तो आपको आखिर इस काम पर लड़ाया किसने? किसी ने नहीं। मैं बताता हूँ, मुकुंदन की पत्नी शिवानी ने। मुकुंदन की पत्नी शिवानी, उससे तो मैं कभी मिला ही नहीं। आपने कहा था मुकुंदन की पत्नी शिवानी की बातचीत के रिकॉर्ड है आपके पास। जो 5 साल पहले उसने प्रभाकर को बताए थे, मुझे उन कागजात में मिले जो मुझे प्रभाकर ने दिए थे। इसका मतलब आप उसकी पत्नी से कभी नहीं मिले? नहीं। आप दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई? आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? बस हो रहा है क्योंकि जिस तफसील से आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुझे लगा इस मामले से संबंधित सभी लोगों से आप मिल चुके होंगे। मुझे मुकुंदन की पत्नी से या मुकुंदन से मिलने की जरूरत नहीं थी। प्रभाकर के खिलाफ की कार्रवाई के लिए जो कुछ भी रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए थे, मुझे वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में मिल चुके थे। और वैसे मुकुंदन से या उसकी पत्नी से मिलकर उनके जख्म को कुरेदने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं मिल भी देता, लेकिन प्रभाकर ने मुझे मना किया इसके लिए। आपका नहीं मिलना ठीक ही रहा। पिछले साल मैं मिला था उसकी हालत ठीक नहीं है। ऑपरेशन करके जिस प्लास्टिक मटेरियल को हम लोगों ने इम्प्लांट किया था, उसके शरीर में उसे एक्सेप्ट नहीं किया। एज रिजल्ट उसके फेफड़ों से खून रिसने लगा। शायद जल्दी दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़े। डॉक्टर माथुर क्या सोच रहे हैं? चलिए बता ही देता हूं किसकी वजह से मैंने ये किया है। चैताली। चैताली? हाँ। कौन चैताली? प्रभाकर से क्या रिश्ता है उसका? प्रभाकर की मंगेतर है, मगर वो दोनों नौजवान अपनी जिंदगी शुरू ही नहीं कर पाए। ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने उन्हें। अरे शराब के नाले में तो आपको डूबना चाहिए था, आपको डूबना चाहिए था। कितना नौजवान था, कितना हुनरमंद था वो लड़का। प्रभाकर एक निहायत ही कमजोर आदमी था, वरना उसके शराबी होने के ऐसे कोई खास कारण नहीं थे। उसके मनोबल को कुचल दिया था आप लोगों ने। प्रभाकर का आर्टिकल नहीं छपा और वो शराबी। अरे ऐसे हजारों लेखक हैं जिनके आर्टिकल नहीं पब्लिश होते, तो क्या सबके सब शराबी हो जाते हैं? प्रभाकर का आर्टिकल कोई ऐसा वैसा आर्टिकल नहीं था, वो एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करने वाला आर्टिकल था। और उसे लगने लगा था कि न्याय षड्यंत्रकारियों के कब्जे में है। जरा धीरे। किसी को न्याय की जरूरत ही नहीं है। जरा धीरे धीरे। आपने उसके उत्साह के पंख कतर डाले। एक मिनट। जब शब्द बोले नहीं जाते, पत्थर की तरफ फेंके जाते, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। किस लिए आ रहे हैं आप? प्रभाकर के हित के लिए, उसकी पत्नी के हित के लिए। चैताली उसकी पत्नी है ना? अपने कहा हो सकी, शराब आ गई बीच में। इसके बावजूद वो उसके साथ रहती है, उसकी सेवा करती है। चैताली कोई सामान्य औरत नहीं है, वो इस देश की संस्कृति की आत्मा है। आप अक्सर उनके घर जाते हैं। घर है कहां? खंडहर है। अरे फिर वही बात, किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देते आप? जब घर है ही नहीं तो क्या वो खंडहर? देखिए अब घर क्या होता है क्या नहीं होता, मिस्टर बहस के मुंह में बिल्कुल नहीं। बेहतर हो कि हम काम की वो बातें करें जिनसे समस्या का हल निकले। अरे इसीलिए तो इतनी देर से आंखें फोड़ रहा हूं। सबसे पहले तो बीतीता ही निसारिए, आगे की सुधी लीजिए। मतलब गड़े मुद्दे उखाड़ना छोड़िए। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, इससे कुछ होने वाला भी नहीं। तो क्या चाहते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें प्रभाकर की आज की हालत पर गौर करना चाहिए, उसके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये है समस्या का असली समाधान, समझे? ये है अपनी काली करतूतों पर सफेदी कूदने का सदा सताया तरीका। आप प्रभाकर क्या चाहते हैं? अरे प्रभाकर में कुछ तो हो बाकी है, लेकिन आप प्रभाकर का चाहते हैं ना, तो हमें उसका इलाज कराने दीजिए। मैं गोवा के डॉक्टर डेवेलो के हेल्थ पैराडाइज में उसे एडमिट कराऊंगा, जहां चैताली भी उसके साथ रह सकती है। I shall personally supervise and monitor प्रभाकर रिहैब प्रोग्राम। और उसके खंडहर फ्लैट की भी चिंता मत कीजिए। मैं चीफ मिनिस्टर कोटेस उसके लिए बेस्ट फ्लैट अलॉट कराऊंगा, जिसका बेस्ट व्यू होगा, बेहतरीन लोकेशन होगा। एंड शॉर्ट ही विल गेट एवरीथिंग बेस्ट। लेकिन यह जो सर्वनाश हो चुका है उसका क्या? शराब छूटते ठीक हो जाएगा। आपका प्रभाकर आपको इंटैक्ट वापस मिल जाएगा, हेल्दी एंड हार्टी एज बिफोर।
कमजोर। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप लोग शराब को नतीजा मान रहे हैं, कारण मान रहे हैं, लेकिन शराब जो है वो कारण नहीं है, शराब है नतीजा। इसकी बर्बादी का कारण है उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास। मैं उसका वो आत्मविश्वास वापस लाना चाहता हूं, उसे एहसास दिलाना चाहता हूं कि उठ प्रभाकर, न्याय के लिए लड़, जीतने के लिए जूझ। ओ, अब समझा प्रभाकर के लवादे में असली चीज क्या है। प्रभाकर तो सिर्फ एक मोहरा है जिसके जरिए आप अपने ईगो की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक मिनट माथुर, एक मिनट। अगर मैं उससे क्षमा मांगू तो? किस लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं उससे क्षमा मांगू तो? सीधे सीधे तरह से यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे माफी मांगने से कोई बात बनेगी? हाँ बनेगी, लेकिन कथनी से नहीं, करनी से। आपको त्याग पत्र देना होगा। साले, तेरा छोड़ो मुझे, तुझे छोड़िए सर छोड़िए। माधव, छोड़ो मुझे सर छोड़िए सर। माधव, छोड़ो मुझे। सर प्लीज बैठिए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सर बैठिए, प्लीज सर बैठिए। हमें चैताली से बात करनी चाहिए। मैं चैताली से बात करना चाहता हूं। चैताली, हाँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री के चैम्बर से बोल रहा हूँ। हाँ, उनके पीए माथुर तुमसे बात करेंगे। हेलो चैताली, बेटे देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? कि प्रभाकर एकदम स्वस्थ हो जाए और तुम दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताओ, बस ये। इसलिए मंत्री ये चाहते हैं कि तुम प्रभाकर को लेके डॉक्टर डेमेलो के हेल्थ रिसोर्ट जाओ, जहाँ पर उसका बेहतरीन डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज होगा और वो एकदम अच्छा हो जाए। और तुम्हारे खंडर फ्लैट की भी चिंता मत करना, मंत्री जी ने उसकी व्यवस्था भी कर दी है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस तुम एक बार हाँ बोलो, हम यहाँ से कुछ फोन करेंगे और सारी बातें हो जाएंगी। तो बताओ किससे बात करूं? क्या शंभूनाथ जी से? अरे इनसे क्या बात करनी, इन्हें तो गले मुर्दों फाड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। देखो चैताली, हम बात करने में समय खराब कर रहे हैं, अभी प्रभाकर आता ही होगा और वो यहाँ पे आ जाएगा तो फिर उसे कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें जल्दी चुनाव करना होगा कि प्रभाकर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसकी भलाई और बुराई तुम सोचो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड कर लो। उसकी सेहत अच्छी है कि इस आदमी की सनक? क्या फोन करूं? कहाँ फोन करूं? अच्छा अखबार ट्रिब्यून में जहां काम करता था। हाँ ठीक है, हम फोन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे फोन करके कह देंगे कि वो एक छोटी सी मामूली सी गलतफहमी थी और सारी बातें बन जाएंगी। ठीक है बेटे, हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, हम फोन कर देंगे। ठीक है? अच्छा शंभूनाथ जी से बात करो। हाँ चल। नहीं, जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी किस आग से गुजर रही है, लेकिन सुनो चैताली, सोना आग से गुजर कर ही कुंदन बनता है। देख रही हो ना, मजबूत से मजबूत आदमी को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। हाँ ठीक कहा तुमने, उनसे फोन करने बिल्कुल ठीक। मैं ओके, हम फोन कर देंगे। हाँ, आप संपादक से फोन करके कहेंगे कि प्रभाकर एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पत्रकार है। हमें पता है क्या कहना है। और मिस्टर मानस, आप प्रबंध संपादक को फोन करके कहेंगे कि उसने अपने आर्टिकल को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जेन्युइनली लिखा और वो बहुत काबिल है, इस पद पर बने रहने योग्य है, उसको ये जॉब तुरंत ऑफर की जाए। अब आप फिर से पलीता लगाना मत शुरू करो। इसका मतलब कि राष्ट्रीय सम्मान के दौरान आपने मैनिपुलेशन किया। कभी तो आप जासूस लगते हैं, कभी छानबीन करने वाले इंक्वायरी ऑफिशियल, कभी ब्लैकमेल, तो कभी आत्मा की धुलाई सफाई करने वाले आध्यात्मिक धोबी, कभी मानसिक रूप से स्वस्थ लगते हैं तो कभी जरूरत से ज्यादा स्वस्थ। मैं समझ नहीं पा रहा। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ डॉक्टर मानस। अरे हर कोई यही कहता है जब तक उसका फुल मेडिकल चेकअप नहीं होता। प्रभाकर मुझ में, कार्डियोलॉजी सेंटर में, माधव में, मेरी आत्मा में, ये मेरी दूसरे के लाइफ में इतना इंटरफेरेंस क्यों? कोई रीजन, कोई वजह? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कानून के दायरे से भी बाहर होते हैं। उसके लिए अपराधी के जमीर को जगाना पड़ता है, क्योंकि अपराध करते वक्त अपराधी को खुद भी नहीं पता होता
होता कि वो क्या अपराध करता है। ये अधिकार आपको किसने दिया? लोकतंत्र ने। बुलशिट! लोकतंत्र का क्या मतलब कि कोई कुछ भी कर सकता? आखिर अपने बड़े बड़े संस्थान किस लिए? आप वहां शिकायत कर सकते थे। नहीं, सारे जमाने के इंसाफ की ठेकेदारी तो उन्होंने अपने सर पे ले रखी है ना। हमने नहीं दी है, आपने दी है। टीवी में, रेडियो में, पत्रिकाओं में, अखबार में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब जगह बड़े बड़े आर्टिकल छापते हैं। अधिकार के लिए लड़ो, इंसाफ के लिए लड़ो, न्याय की लड़ाई करो, अन्याय के आगे मत झुको। नहीं पढ़ा आपने? आप वाकई इन बातों को इतना सीरियसली लेते? तो आप नहीं लेते, आप मजाक समझते हैं क्या? यदि आप इसे मजाक समझते हैं तो आपको इस कुर्सी पर खड़े रहने का कोई हक नहीं है। आपकी उम्र क्या है? 50, 55? कल्पना कीजिए तब की, आज से 25 या 30 साल बाद की, जब आपके हाथ पैर सब एक एक करके जवाब दे रहे होंगे, आप मृत्युमुखी हो चुके रहेंगे और खुद से झूठ बोलने का साहस खो चुके होंगे। तब आपके अंदर तभी कुछ ही चिपटी हुई वो आवाज जिसे आपने टाट टपक कर ठेल कर एक कोने में भेज दिया था, वो सिर उठाएगी और आपसे एक सवाल पूछेगी। तब महाकाल की तरह वो प्रश्न आपके सिर पर खड़ा होकर मंडराएगा और आपसे पूछेगा कि मानस, तुमने अपनी जिंदगी जी? हाँ? अरे आप तो डॉक्टर है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि प्रकृति ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया। क्योंकि प्रकृति मनुष्य के जरिए खुद का विकास करना चाहती थी, इसलिए उसने मनुष्य को पूर्ण किया। लेकिन जब मनुष्य खुद एक अलग रास्ता अख्तियार कर लेता है तो वो अराजक और आत्मघाती हो जाता है। जब चेताली ने मुझे प्रभाकर के साथ जो कुछ भी हुआ वो बताया तो मुझे लगा कि ये सब तो आपके लिए भी उतना ही आत्मघाती है जितना प्रभाकर के लिए। तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आऊं, शायद मेरे हस्तक्षेप से आप लोग अपना डिस्ट्रक्टिव रूप देख सकें और शायद अपनी भूल सुधार लें। डॉक्टर मानस, इस देवदूत की धूर्त बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। ये एक साजिश है, आपके और मेरे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। माता, तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे आप समझ नहीं रहे, ये एक साजिश है आपको और हमको यहाँ से फाड़ फेंकने की। माधुर! सर, कल आप कैबिनेट मंत्री होने वाले हैं, आज ये सब कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम बहुत कुछ नहीं समझ पाते हो, बेवकूफ। क्या? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप अकेले समझते हैं, मेरे बिना समझते हैं? ठीक है, मतलब आपने तय कर लिया, हम अपना अपना देखें। ओहो, बस निकलो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होता है उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये तब से मुझ पर अपराधियों में कार्य कर रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा कर रहा है और मैं अपनी बात कर नहीं रखूंगा। माधुर, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्या? फिर से कहीं पर क्या कहा आपने? I'm sorry माधुर, लेकिन प्लीज कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। आपके इस व्यवहार के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। अब तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फिक्र कर सकता हूँ। और अभी जो आपने मेरे साथ किया ना, इसके लिए मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अभी घर जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है। क्या? मेरा दिमाग जगह पर नहीं है? अरे आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ। अरे सैकड़ों हॉस्पिटल मुझे यूं हाथों हाथ ले लेंगे। दरअसल मुझे बहुत पहले ही आपको छोड़ देना चाहिए था और अपना ख्याल करना चाहिए था। मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं इस कदर आवेश में तुमसे ये सब बातें कह रही। अब ढूंढ लीजिएगा मेरी जगह कोई और जो आपकी सड़क सहेगा। अरे और इसे ही अपना उपदेशक क्यों नहीं रख लेते? दिन भर आपकी आत्मा को भजन कीर्तन सुनाता रहेगा, आपकी आत्मा की शुद्धि करता रहेगा। पर आप पछताएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या है डॉक्टर साहब बहुत भोले आदमी, क्या बस जरा आशा है, इन्हें कुछ याद नहीं रहता और ना ही किसी काम के लिए इनके पास वक्त है। अच्छा, आप लिख सकते हैं क्या? भाषण, एकेडमिक काउंसिल पेपर्स, सेमिनार वगैरह? आज तक इनके लिए सब कौन लिखता है? यही ना चीज ना? हाँ, पढ़ने में उस्ताद एकदम रियल एक्टर की तरह, आवाज का उतार चढ़ाव, सदी सदाई आवाज, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अरे आपने देखा होता इनकी हालत जब प्रभाकर इनसे मिलने आया था कि आंखें तो फटी की फटी रह गई, पूरा शरीर ऐसे थर थर कांप रहा था। अब किसी महापुरुष की ऐसी हालत देखोगे तो आपको तरस आएगा ही, पर आपके कदम खुद ब खुद उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ भी वही हुआ। हाँ, मैंने वो आर्टिकल छपने नहीं दिया क्योंकि हाँ, डॉक्टर महाराज आप नहीं चाहते थे वो आर्टिकल
उसकी योजना मैंने बनाई और उसे अंजाम दिया। आज आप राज्य मंत्री, कल केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। किसकी बदौलत? अपनी काबिलियत की बदौलत। आपको बता दूं उसकी व्यवस्था भी मैंने ही की है। आप कुछ नहीं हो, सिर्फ एक इमेज हो जिसे मैंने प्रोजेक्ट किया है। आई एम द किंग मेकर। और अब मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। अब देखता हूं आप अपनी इमेज को कैसे संभालते हैं। दूर से देखूंगा, तटस्थ निश्चिंत बात करते हैं। क्या आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा? मेरा पहला नाम तो ना जाने कब तक कहां खो गया। मैं तो सालों से मिस्टर माथुर, मिस्टर माथुर, मिस्टर माथुर सुन के मेरे कान पक गए। वैसे आपके इस तरह से भावुक बनने का क्या? आई एम सॉरी अनौपचारिकता के लिए, मुझे माफ करना, मगर आप बाहर से जितने कठोर और मतलबी दिखते हैं, आप अंदर से वैसे हैं नहीं। अच्छा, क्या इंटरेस्ट था? क्यों किया ऐसा? मेरा मेरा क्या इंटरेस्ट है? मतलब इतनी ऊर्जा, इतनी लगन, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी। अच्छा, मतलब मुझ मशीन में ये सब चीजें हैं। कमाल है, आपने सब देख लिया। आपका कहने का तो ये तो मतलब नहीं कि इसमें मेरा भी इंटरेस्ट था। अरे नहीं नहीं, मैं आप तो बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर है ना। अरे मैं तो कभी डॉक्टर बनने ही नहीं चाह रहा था। अच्छा, अरे दिन भर मरीजों से घिरे रहो, वही दर्द, पुकार, चीख, खराब, उल्टी, बीमार, ये सब मुझसे नहीं साझा। मैं तो व्यवस्था रखने वाला आदमी। एक व्यवस्था कायम रखना, चीजों को सलीके से रखना, ये मुझे आता है। आप कोई भी प्रॉब्लम दीजिए और ये डेडलाइन दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये नहीं कर सकते, ये तो सर्जन है, चीरफाड़ कर सकते हैं। और आप भी नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं करना जानता हूँ। तमाम तरह के विज्ञानों में एक और विज्ञान है, व्यवस्था का विज्ञान, यानी कि मैनेजमेंट साइंस। इसमें मेरी रुचि जन्म जाती है। अब आप तो मुझे परजीवी कहेंगे, लेकिन आपको बता दो ये दुनिया इन्हीं परजीवी लोगों से चलती है। अरे क्या था उस अस्पताल में जब मैं आया, वो कार्डियोलॉजी सेंटर, चारों तरफ मौत ही मौत, निराशा ही निराशा। एक अस्पताल में तो 24 घंटे आशा की कहर दौड़नी चाहिए, लेकिन वहां पर मनुष्यत थी। उस अस्पताल को ठीक करने के लिए हमें ढेरों रुपए चाहिए, लेकिन वो रुपए आते कहां से? क्योंकि ग्रांट और रेट तो बड़े बड़े अस्पतालों को मिलती है, जिनके पास परफॉर्मेंस का जबरदस्त रिकॉर्ड होता है, आधुनिक मशीनें होती है, नामी गिरामी डॉक्टर होते हैं। तब मैंने इनसे कहा ये रुपए हमें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपको राष्ट्र सम्मान मिलना है, जिसका सिर्फ एक मानदंड है, 100% सफलता, जो आपको हासिल करनी है, जिसकी व्यवस्था मैंने। अब आप ये बताइए कि इसमें मेरा कौन सा साथ सिद्ध हो गया? अब मैं तो यही चाहता था ना कि अस्पताल सुचारू रूप से चलता रहे, मरीज आए तो ना उम्मीद होकर ना लौटे, उनका इलाज बराबर होता रहे, जितने मरीज आए सब ठीक हो जाए। अब इसे प्रभाकर की नियति कहेंगे या कुछ और? कि हमारे हॉस्पिटल के सिस्टम ने अभी बस चलना शुरू ही किया था कि प्रभाकर बीच में गया और वही उसकी चपेट में आ गया। मतलब प्रभाकर ने आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा था वो सब सच था? हाँ, जैसा था उसने वैसे ही लिखा। मतलब ऑपरेशन नहीं कर रहे थे? नो नो नो, मतलब मुकुंदन के पहले के जो 4 ऑपरेशन थे वो भी नहीं कर उनको भी नहीं करना था। सिर्फ उनका ऑपरेशन किया जाना था जिनका बचना 100% श्योर था। अरे आपसे कहा ना, कार्डियोलॉजी सेंटर उस वक्त खुद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। मतलब वहां कोई थका नहीं, कार्डियोलॉजी सेंटर में कोई थका हुआ नहीं था, और आप लोग बरामदे में पड़े हुए मुकुंदन के मरने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, अब ये आप या तो आप बात समझ नहीं रहे या तो समझना नहीं चाहते। एक सिद्धांत है संख्या का सिद्धांत, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। और ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में नहीं, हर क्षेत्र में, हर जगह सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक अप्रोच और वैल्यू यही है कि जो मेजॉरिटी का है वही करो। अगर एक तरफ एक आदमी डूब रहा है, एक तरफ सैकड़ों आदमी डूब रहे हैं, तो आप किसको बचाएंगे? अरे 19वीं सदी में तो जनसंख्या बहुत कम थी, तो ये मुमकिन रहा भी होगा कि एक के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन आज 21वीं सदी में यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज लोग एक कर नहीं डूबते। आज लोग भीड़ हो रहे हैं, भीड़, हर जगह भीड़ है, जहां जाओ वहीं भीड़ ही भीड़ है, लोग भीड़ में डूब रहे हैं। और भीड़ में हर एक के पास दिल है, बॉल है, एरोटा है। प्रभाकर के साथ जो हुआ वो दुखद था, सहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन ऐसा मैं उन लोग के लिए महसूस करता हूं जो अपने नाम पर
इलाज की लंबी वेटिंग लिस्ट में, जिनके इलाज के लिए लगातार डॉक्टर की, दवाई की, ऑपरेशन मशीन की सप्लाई की जरूरत थी। अगर वो आर्टिकल छप जाता तो क्या हमें सब मिलता? और अगर डॉक्टर मानस को राष्ट्र सम्मान नहीं मिलता तो उस कार्डियोलॉजी सेंटर का विकास नहीं होता और उस एरिया के हजारों लोग आज भी बिना इलाज की मजबूरी में मर रहे होते। एक तरफ सैकड़ों लोग डूब रहे हैं और एक तरफ एक आदमी डूब रहा है, तो किसे बचाएंगे? आपका ये उदाहरण बिल्कुल बकवास है। सबको बचाना जरूरी है, हर एक की जान कीमती है, सबका इलाज एक समान, एक निष्ठा से किया जाना चाहिए, उन्हें एक साथ ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे डॉक्टर भगवती करते थे। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का कोई विकृत कानून नहीं है और आप जैसे लोगों को इस तरीके के संवेदनशील पदों पर तो बना ही नहीं रहना चाहिए जो सीधे इंसानियत हित से इमीडिएट जुड़े हुए हो। मैं तो कहता हूं कि आप लोग इसके लायक ही नहीं है। रही बात मेजॉरिटी में माइनॉरिटी की, तो ये शब्द ही घटिया है, देश हित और राजनीति और सब चीजों के एकदम खिलाफ है। लेकिन ये है सत्ता की घटिया राजनीति का एक खेल। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, रोटी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मूल मुद्दों पर तो लोगों का ध्यान आप दे नहीं पाते, उनकी ये जरूरतें पूरी कर नहीं पाते। इसलिए जाति पाति, ऊंच नीच, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, छूत अछूत, आरक्षण का खेल खेलते हैं ताकि लोग लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और सीमित अवसरों की रोटी एक दूसरे से छीनने में लगे रहे और उनका ध्यान मूल मुद्दे की तरफ कभी जाए ही नहीं। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का इस तरीके का कोई भी विकृत रूप नहीं है। हाँ, इसकी व्यवस्था में नौकरशाही की कुत्सित मनोवृत्ति का मजा से दिखाई देता है। आप कुछ नया नहीं कर रहे मिस्टर राठौर, कुछ नया नहीं कर रहे। ये पूरी धरती आप जैसे लोगों की इस मनोवृत्ति से प्रगति की लड़ाई हमेशा से लड़ती आ रही है और दुर्भाग्य ये है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रतिष्ठानों में आप जैसी मनोवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। घुट रहा है दम पूरी दुनिया का, सांस नहीं ले पा रहे। अरे खोल दो खिड़की, ये एयर कंडीशनर बंद करो, खुली हवा को आने दो नैसर्गिक प्राणवायु को। मुद्दे को कहां से कहां ले गए यार, क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे तो शुरू से शक था कि पक्का आप वकील हैं, क्योंकि वकालत के पेशे में सिखाते हैं कि इफ यू हैव द फैक्ट्स, हैमर द फैक्ट्स, इफ यू डोंट हैव द फैक्ट, हैमर इमोशन। वाह, क्या हैमर किया है, इमोशन, मनुष्यता, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बड़े-बड़े शब्दों का। करते क्या है आप लोग? आपने कुछ काम किया है आज तक? गरीबों के लिए कोई संस्थान, कोई प्रतिष्ठान खोला है आज तक? कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनवाया आज तक? नहीं ना। आप लोग सिर्फ पूंजीपतियों कामों का क्रिटिसिज्म करते हैं और कुछ नहीं। अगर पूंजीपतियों ने इस देश का आर्थिक शोषण किया तो आप लोगों ने उनका इमोशनल शोषण किया है, उनकी हताशा का, निराशा का शोषण किया है। और आप लोग सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना जानते हो और कुछ नहीं कर सकते। और आपका प्रभाकर भी यही करना चाह रहा था। वो अपना आर्टिकल लोकल न्यूज़पेपर में नहीं, नेशनल न्यूज़पेपर में छपवाना चाह रहा था, लेकिन गया छपवाने के लिए गया तो क्या वो आर्टिकल छपा? नहीं, क्योंकि संपादकों ने उसे रद्दी की टोकरी के काबिल ही समझा। शायद इस तथ्य से आप वाकिफ नहीं है। बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, लेकिन एक बात बताएंगे मिस्टर माथुर, आपको कैसे पता चला कि वो नेशनल प्रेस गया था आर्टिकल छपवाने के लिए? क्योंकि उसने खुद बताया था। अरे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं जा रहा हूँ नेशनल प्रेस, जहाँ आप लोग की एक नहीं चलेगी। अरे हम लोग को तो दो कौड़ी का नहीं समझता था वो। डॉक्टर मानस, आप सहमत हैं इससे? अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं, अपने प्रभाकर से पूछिए। ओह, तब तो बातचीत का पूरा रुख ही बदल गया। वो अपना आर्टिकल किसी भी चैनल में लेके जा सकता है, हमें कैसे पता बीसीओ नेशनल न्यूज़पेपर है? नवरात्रि का समय था और अगले महीने यानी नवंबर में एक राष्ट्रीय सम्मान का अनाउंसमेंट होने वाला था और उसी दिन आपके पास प्रभाकर का फोन आया।
कि आप लोग एक स्कैम में फंसने वाले हैं और जल्दी नेशनल प्रेस का एक पत्रकार आपके पास तथ्य इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। हाँ, कुछ याद आता है ऐसे? फोन तो आया था। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम की केवल एक तारीख मुझे नहीं मिल रही थी। वो पेपर में ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझे मिल गया। सुनिए क्या लिखा है उसमें। प्रिय प्रभाकर, तुम्हारे सारे एफर्ट्स, तुम्हारी कोशिशों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है। उत्तेजना मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। यदि तुमने वो आर्टिकल छपवाया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए प्लीज उस आर्टिकल को मत छपवाओ। समझ लो ये मेरी इच्छा है। तुम्हारा दोस्त मुकुंदन। ये पत्र देख सकता हूँ मैं? हाँ, अरे ये मुकुंदन तो कितना बुद्धिमान है। अब उसने अपने विचार बदल दिए तो हम क्या कर सकते हैं भाई? इतना बड़ा उसका ऑपरेशन हुआ, ऐसे में उसके लिए दिमागी परेशानी खतरनाक हो सकती है। अब ऐसे में वो पढ़कर क्या करेगा अखबार में कि वो कहाँ गया, कैसे टैक्सी में उसका हट्टा फटा। तारीख पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। हाँ, 10 तारीख को 10 तारीख 10 अक्टूबर 9 अक्टूबर को मुकुंदन आपके हॉस्पिटल में पोस्ट एरोप्लास्टी सर्जरी एडमिट होता है रिकवरी के लिए, और उसके एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को वो खत लिखता है कि यदि मेरी जान तुम्हारे लिए मायने रखती हो, मेरे को बचाना चाहते हो, तो उस आर्टिकल को मत छपने देना। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे दबाव में आके मुकुंदन ने पत्र लिखा? आपको क्या लगता है? आप बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे थे मुकुंदन से मिले कि नहीं, मुकुंदन से मिले कि नहीं, मुकुंदन से मिले कि नहीं? आप यही जानना चाहते थे ना कि मुझे इस खत के बारे में पता है कि नहीं? नहीं, वो सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? आपने कमरे में ऑपरेशन से एक दिन पहले मुकुंदन से क्या बात की? हाँ, उसके हेल्थ के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में। हाँ, उसके स्वास्थ्य के बारे में। और आपने बात की कि उसके स्वास्थ्य का सुधरना या बिगड़ना उसकी मर्जी पे है। वो मर्जी कि वो ये खत प्रभाकर को लिखेगा या नहीं। अब एक और शब्द निकाला ना अपनी जुबान से तो मैं आप पर मान आने का दावा कर दो। अदालत को भी पता लगने दो कि आप लोगों ने एक ऐसे आदमी को ब्लैकमेल किया जो मौत के मुहाने पर खड़ा हुआ था। उसे भी पता लगने दो, क्योंकि आप जानते थे कि प्रभाकर जैसा सहीन आदमी एक मरणासन आदमी के अनुरोध को नहीं टाल सकता और वो आर्टिकल नहीं छप पाएगा। ये पत्र कहाँ मिला आपको? कागजात में। प्रभाकर मुकुंदन से मिला था। प्रभाकर मुकुंदन से मिला था। ठीक, तो आने दीजिए प्रभाकर को, हम उसी से पूछ लेंगे। क्यों? उससे कुछ नहीं पूछेंगे आप? क्यों नहीं पूछेंगे उससे ये सवाल? क्योंकि प्रभाकर जानता था कि मुकुंदन को ब्लैकमेल किया गया। वो चाहता तो ये आर्टिकल छपवा देता, लेकिन उसे मुकुंदन की जान की परवाह थी और 5 साल से वो ये रहस्य अपने सीने में दबाए हुए है। तो क्या ये बोझ किसी के शराबी बनने के काबिल नहीं? क्या ब्रिलियंट तरीका निकाला है डॉक्टर मानस। क्या बात है मिस्टर मानस, किसका था ये आइडिया? इसकी बेहूदगी के आप गवाह होंगे। मिस्टर मानस, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं साबित कर दूंगा तुम एक संकी आदमी हो। मिस्टर मानस, आपने वादा किया था कि आप सारे सवालों के जवाब देंगे। एक मिनट। आपको याद आ रहा है? हाँ, मुझे याद है। हाँ, क्या क्या बोलिए। मुझे सारी बातें याद है, लेकिन मुझे शक हो रहा है। क्या? आप अपना मुंह बंद रखिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब मैं प्रभाकर को यहाँ बुलाऊंगा और उससे सवाल करूंगा और वो आपकी किसी बात की पुष्टि नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर हम चैताली से पूछेंगे। नो, उसकी बीवी से कुछ नहीं पूछेंगे आप। अगर आपने उसकी बीवी से कुछ पूछा तो मैं अपने आप को आराम में डिफेंड करूंगा। अब फिर मुकुंदन से ही क्यों ना पूछ ले? अरे नहीं, मुकुंदन को फोन नहीं कर, मुकुंदन को फोन नहीं कर। करूंगा, सवाल करूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा ही करूंगा डॉक्टर, क्योंकि अब ये तय हो चुका है, हमें अपनी जान बचानी है। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम उस समय मुकुंदन को फोन नहीं करोगे।
समझ लीजिए कि आप लोग यहाँ है ही नहीं। मस्त मुकुंदन को फोन मत करना, मैं चाहता हूँ। सुनिए सुनिए, वो मुकुंदन की चिट्ठी दी। चिट्ठी? हाँ वही चिट्ठी जो उसने प्रभाकर को लिखी थी अस्पताल से चल रही है। ओके, समझ लीजिए कि सब कुछ एक सपना था। तो एज यूजुअल मैं आपको आपका शेड्यूल बता देता हूँ कल का। देखिए ये आपका शेड्यूल है। कल 10 बजे आपकी मीटिंग है, 12 बजे आपका इंटरव्यू है लाइव पब्लिक हेल्थ। बाकी सारे नोट्स, बाकी सारी सप्लीमेंट्री शीट्स मैंने यहाँ पे रख दी है, आप उसका भाषण देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मतलब हमें उसकी हालत के बारे में पता करना चाहिए। किसकी हालत? वो प्लास्टिक मटेरियल जो हमने इम्प्लांट किया था, वो अरे ठीक तो काम कर रहा होगा ना? कहीं आप वो मुकुंदन की बात तो नहीं कर रहे? अरे अरे सर, वो मुकुंदन को मरे तो 6 महीने हो चुके हैं। क्या? लेकिन तुम्हारा तो फोन। अरे वो सब छोड़िए, ये देखिए ये आपका भाषण है कल शाम को 6 बजे जो आप दे रहे हैं नेहरू उद्यान में, ठीक है? भाषण पढ़ लीजिएगा। चलता हूं। और हाँ, डॉक्टर भगवती घर पहुंच चुके होंगे, भूलिएगा नहीं, आपके गुरु हैं। गुड नाइट। मिस्टर माथुर ने मुकुंदन के मामले में जो किया, वो पता नहीं क्यों मैं पचा नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शंभुनाथ की बात मानकर प्रभाकर का आत्मविश्वास लौटाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दूं, या मिस्टर माथुर की बात मानकर अपने पद पर बना रहूं। हाँ, मैं ही दोषी हूं, गवाह भी मैं हूं, जज भी मैं हूं, वकील भी मैं हूं, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। चक्रव्यूह में धंसने के पहले कौन और कैसा था मैं, ये मुझे याद ही नहीं आया। चक्रव्यूह में धंसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच केवल जानलेवा निकटता थी, ये मैं जान ही नहीं पाऊंगा। चक्रव्यूह से बाहर निकल मुक्त हो जाऊं मैं चाहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चक्रव्यूह की रचना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाऊं या मार डालूं, खत्म कर दिया जाऊं या खात्मा कर दूं जान से, असंभव है इसका निर्णय, असंभव। सोया हुआ आदमी जब शुरू करता है चलना नींद में से उठकर, तब वो देख ही नहीं पाएगा दोबारा सपनों का संसार। उस निर्णायक रोशनी में सब कुछ एक जैसा होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष, और तराजू के कांटों पर बीचों बीच अर्ध सत्य।